रात नहीं ख्वाब बदलता है, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखे हरदम जीतने का, क्योंकि किस्मत चाहे बदले ना बदले, वक्त जरूर बदलता है। नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं जिज्ञासा स्वागत करती हूँ आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स की इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में, जिसमें आज हम प्रकाश का वन शॉट कवर करने वाले हैं। पहले ही बता चुकी हूं कि इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हर टॉपिक में से क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं और बड़ा क्वेश्चन बनता है इसमें से, इसीलिए हम इसको 2 पार्ट में कवर कर रहे हैं। आज हम अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम परावर्तन के बारे में कंप्लीटली पढ़ चुके हैं एंड आई होप आपको वो लेक्चर पसंद आया होगा। और आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं हम। चलो, तो अपवर्तन के बारे में स्टार्ट करेंगे पढ़ना हम। सबसे पहले डिस्कस कर लेते कि अपवर्तन होता क्या है ना बच्चों। बहुत अच्छे छोटे एमसीक्यू भी बनते हैं इससे, 1-2 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है और 5 नंबर का क्वेश्चन भी जरूर बनता है। कोई से भी बोर्ड की बात कर ले आप, चाहे सीबीएसई, चाहे आरबीएसई, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड। इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये और इलेक्ट्रिसिटी, दोनों भारी चैप्टर है, दोनों में से बड़े क्वेश्चन जरूर जरूर बनते हैं। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर के जाता है, मतलब कंडीशन दे दी है इसने, कैसे जाना चाहिए, तिरछा। जैसे अभिलंब है ना, तो अभिलंब से कोई कोण बनाते हुए जाना चाहिए, अभिलंब के ऊपर से नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए वो भी मैं आपको अभी पूरा समझाऊंगी। ठीक है, तो ये मान लो हमारी अभिलंब है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, और कैसे जा रही है, तिरछी होकर के जा रही है ना। तिरछी मतलब कोई भी कोण बनाते हुए जा रही है, तो दूसरे माध्यम में इसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। इसको जाना कैसे चाहिए था, इसको जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन जैसे ही माध्यम बदलेगा ये इसके संचरण की दिशा बदल जाएगी, इसके ट्रेवल करने का डायरेक्शन बदल जाएगा। क्यों, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो अभी हम परावर्तन का अभी हम अपवर्तन का डेफिनेशन यहाँ देख लेते हैं, रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन हम यहाँ देख लेते हैं कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी होकर के जाती है, तो दूसरे माध्यम में जाते ही इसके संचरण की दिशा बदल जाती है, चाल चलन बदल जाते हैं इसके, और प्रकाश की इसी घटना को हम अपवर्तन बोल देते हैं। वापस बोलेंगे बच्चों मेरे साथ में कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी होकर जाती है, तो दूसरे माध्यम में इसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है, और प्रकाश की इसी परिघटना को हम अपवर्तन कहते हैं। अथवा प्रकाश किरण का अपने मार्ग से विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन है। लेकिन ये जो डेफिनेशन है ना, अपने आप में इतनी ज्यादा मतलब इतनी कंप्लीट नहीं है। जो कंप्लीट डेफिनेशन है ना ये ऊपर वाली, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ऊपर वाली ही डेफिनेशन एग्जाम में लिखो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि एग्जामिनर को कहीं पर भी हमारे मार्क्स काटने का मौका मिले। अब सवाल ये आता है कि भाई मार्ग में परिवर्तन क्यों हो रहा है, सीधी सीधी चली जाना, टेढ़ी क्यों हो रही है, ऐसे जा रही है ना, टेढ़े होने की क्या जरूरत है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो तिरछी होने की क्या जरूरत है, सीधे ही चली जा। तो बच्चों ऐसा इसलिए होता है, अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं लाइट वाले, तो आप इस बात को समझ जाओगे, और अगर नहीं भी देखे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी वन शॉट तो मैं तुम्हें बताऊंगी ही, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में आपको अपवर्तन वाला जो स्पेसिफिक टॉपिक है लाइट का, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझाई गई है ये बात। तो मैं जरूर सजेस्ट करूंगी कि आप एक बार वो वाला वीडियो जरूर देखें, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको लाइट वाली की। अच्छा देखो, जब जब हमारी लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आएगी, जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रही है, तो क्या होता है, इसकी चाल में परिवर्तन हो जाता है। क्या होगा, चाल में परिवर्तन हो जाएगा। भाई होगा ना, कैसे होगा, इस बात को आप रिलेट कैसे कर सकते हो। चाल में परिवर्तन ऐसा होता है कि एक तो आप प्लेन रोड पे गाड़ी चलाओ, एक आप मिट्टी में गाड़ी चलाओ, है ना, बिल्कुल ढीली मिट्टी में गाड़ी चलाओ, बताओ किसमें स्पीड आपकी ज्यादा तेज होगी। आपको मान के चलना है कि दोनों रोड ही खाली है, तो भाई आप बोलोगे कि मैम जो स्मूथ रोड होगा उस पे गाड़ी अच्छी चलेगी, मिट्टी में तो गाड़ी फिसलेगी हमारी, तो हमारी स्पीड धीमी हो जाएगी, और हम अगर तेज चलाएंगे तो भी हम टाटा बाय बाय हो जाएंगे क्योंकि गिर जाएंगे। तो
इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे ही माध्यम में परिवर्तन होता है तो जो प्रकाश की चाल है उसमें भी परिवर्तन आ जाता है ना। अब बहुत सारे लोग आपको ऐसे बोलेंगे, आपको पार्टिकल से रिलेट करके भी बताएंगे, तो पार्टिकल से रिलेट करके भी समझ लो कि भाई आप रोड पर चल रहे हो, रोड पर ज्यादा गाड़ियां होगी तो आपकी स्पीड धीरे होगी और रोड पर कम गाड़ियां होगी तो आपकी स्पीड तेज होगी। नॉर्मल सी बात है, हमने एक्सपीरियंस करा है। तो जब माध्यम बदलता है ना, जब माध्यम बदलता है तो उस माध्यम का घनत्व बदल जाता है। क्यों? क्योंकि हर माध्यम में मौजूद कणों की संख्या अलग अलग होती है। तो ऐसा माध्यम जिसमें बहुत ज्यादा कण मौजूद होंगे वो हमारा अधिक घनत्व वाला माध्यम हो जाएगा, और ऐसा माध्यम जिसमें कम कण मौजूद होंगे वो हमारा कम निम्न घनत्व माध्यम हो जाएगा। क्यों निम्न घन माध्यम हो जाएगा? क्यों? क्योंकि उसके अंदर पार्टिकल कम है। जैसे मान लो मेरे पास में एक माध्यम ये है, एक माध्यम ये है, इसके अंदर खूब सारे पार्टिकल हैं, तो यहाँ पर जब लाइट रे आएगी ना तो उसको जाने के लिए रास्ता कम मिलेगा, तो क्या धीरे धीरे जाएगी देख देख करके। और इस माध्यम में अगर वो आती है ना तो यहाँ पर कण मौजूद है, तो यहाँ पर जैसे आएगी वैसी ही चली जाएगी। लेकिन चाल के अंदर संचरण की दिशा में परिवर्तन दोनों में होता है। तो हम यहाँ से क्या समझ रहे हैं कि जब लाइट की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो उसकी चाल में परिवर्तन हो जाता है। चाल में परिवर्तन क्यों होता है? क्योंकि हर माध्यम का अपना एक घनत्व होता है, जिसके कारण जो हमारी लाइट है उसकी चाल में परिवर्तन आ जाता है। तो बोले ठीक है मैम, बात मान ली, लेकिन चाल में परिवर्तन आ रहा है तो डायरेक्शन क्यों चेंज कर रही है? सीधी सीधी चली जाना, धीरे होकर के भी तो उसी रास्ते से जाया जाता है। तो बच्चों देखो, इस चीज को आपको ना प्रैक्टिकली फील करना पड़ेगा। आप मान लो कि आप एक रोड पर हो, है ना, यहाँ पर ये तो आपका रोड है, ठीक है, और इधर बहुत सारी मिट्टी बिखरी हुई पड़ी है ना। तो जब आप यहाँ से ऐसे साइकिल चला करके जा रहे हो, ठीक है, तो जैसे ही आप इस मिट्टी वाले एरिया में आओगे तो मिट्टी आपको मानना कि बहुत लूज मिट्टी है ना, बजरी बिखरी हुई रहती है ना, वैसी मिट्टी है। तो जैसे ही आप इस रोड वाले एरिया से इस मिट्टी वाले एरिया में आओगे तो क्या करोगे? आपका साइकिल का पहला पहिया है ना ऐसे टेढ़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो अचानक से उसकी स्पीड में चेंज हुआ है ना, तो आपका जो साइकिल का पीछे वाला पहिया है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर आप इस चीज को फील कर सकते हो कि हाँ भाई, जब माध्यम बदला है तो एक तो प्रकाश का घनत्व बदल गया है, उसकी वजह से चाल में भी अंतर आ जाता है, और उसकी वजह से जो हमारा प्रकाश की किरण है उसका जो संचरण की दिशा है उसमें भी परिवर्तन आ जाता है। अब ये वाला जो आपका पहिया है, ये चलो जैसे तैसे होकर के आप गिरे नहीं, आपने पहिए की डायरेक्शन चेंज हुई तो आप इस तरीके से निकल गए। अब जब पीछे वाला पहिया बाद में आएगा तो उसकी डायरेक्शन के अंदर चेंज भी बाद में होगा। तो इस कारण क्या होता है? इस कारण यहाँ पर हमारा जो प्रकाश की चाल है, चाल में परिवर्तन होने की वजह से उसके संचरण की दिशा में भी परिवर्तन हो जाता है। अब आप बोलोगे बच्चों मैम रिलेट नहीं हो रही है बात, तो इसको रिलेट करके भी देख लेते हैं, रिलेट करके भी देख लेते हैं, है ना। देखो, जब प्रकाश किरणें आती है, जब प्रकाश किरणें किसी भी माध्यम पे आती है, तो मैं एक प्रकाश किरण को इस तरीके से बना रही हूँ, है ना। अब इस प्रकाश किरण का पूरा पुंज आता है, तो एक प्रकाश किरण, दूसरी प्रकाश किरण, तीसरी प्रकाश किरण, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, और इस तरीके से। तो हम देख रहे हैं कि जब प्रकाश किरण आएगी तो उसका ये वाला हिस्सा माध्यम में, दूसरे माध्यम में पहले एंटर करेगा, जिसके कारण पहले इस माध्यम की चाल बदलेगी और इस माध्यम में इसकी चाल अलग होगी, तो ये उस हिसाब से उसके घनत्व और उसकी चाल के हिसाब से होकर के निकल जाएगी। और ये वाला जो हिस्सा है वो बाद में टच करेगा, जिसके कारण इसके इस वाले पार्ट में बाद में इसके इस वाले हिस्से के अंदर प्रकाश की उसी किरण के पीछे वाले हिस्से के अंदर बाद में बदलाव आएगा चाल में, और इसकी जो संचरण की दिशा है वो फिर बाद में बदलेगी। तो कुछ इस तरीके का फेनोमेनन होता है लाइट में, जिस कारण जब माध्यम बदलता है तो उसकी संचरण की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर हमने दो चीजें देख ली है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। प्रकाश का अपवर्तन है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो दूसरे माध्यम में उसके संचरण की दिशा में परिवर्तन आ जाता है, उसी को हम प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। संचरण की दिशा में परिवर्तन क्यों आता है? संचरण की दिशा में परिवर्तन इसलिए आता है क्योंकि हर माध्यम के अंदर प्रकाश का जो वेग होता है, फिर प्रकाश की जो चाल होती है वो अलग होती है, जिसके कारण उसका संचरण की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। अब बात यह है कि जो प्रकाश के अपवर्तन है वो हमने ऐसे ही तो डिस्कवर कर नहीं लिया होगा, हमने कहीं ना कहीं इसको ऑब्जर्व किया होगा। तो प्रकाश के अपवर्तन को हमने बहुत सारी जगह ऑब्जर्व किया है। जैसे अगर आप एक ग्लास के अंदर पानी डालो, कांच के ग्लास में पानी डालो और उसके अंदर चम्मच डालो, तो आप क्या देखोगे कि आप देखोगे कि आपको पानी के जिस हिस्से में आपका चम्मच या पेंसिल है वहां पर आपको पेंसिल अलग दिखाई देगी, और पेंसिल का वो हिस्सा जो हवा में है
वो हिस्सा आपको थोड़ा अलग दिखाई देगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो पेंसिल है आपको उस तल से, पेंसिल आपको इस तल से दोनों अलग अलग भागों में दिखाई जा रही है ना। पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल वायु तथा पानी के अंतर पृष्ठ पर टेढ़ी प्रतीत होती है। आपको ये टेढ़ी, अभी देखो यहाँ पर ये आपको सीधा सीधा दिख रहा है, लेकिन इसी पेन को मैं पानी में डाल दूंगी तो हवा वाला हिस्सा जो है ना, अगर इस पेन को मैं पानी में डाल दूंगी तो उसकी स्थिति मुझे कुछ ऐसी दिखेगी। तो इसी स्थिति को हम क्या बोल रहे हैं, इसी स्थिति को हम अपवर्तन बोलते हैं। या फिर आप कांच के ग्लास में पानी भरो, उसमें नींबू डालो, नींबू आपको मोटा मोटा नजर आएगा, ज्यादा बड़ा नजर आएगा, क्यों? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। दूसरी चीज है, स्विमिंग पूल को जाकर के देखो, स्विमिंग पूल खाली होगा तो ज्यादा गहरा नजर आएगा, उसी स्विमिंग पूल में पानी भर दो, प्रकाश का अपवर्तन होगा और आपको स्विमिंग पूल कम गहरा नजर आएगा। बोलोगे अरे वाह, इसमें तो मैं स्विमिंग कर सकता हूँ, लेकिन जब एक्चुअल में डुबकी मारोगे तो पता पड़ेगा नहीं भाई ये तो ज्यादा गहरा है। तो इसी प्रकार से हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसी परिघटनाएं हैं जिसको हम प्रकाश के अपवर्तन से जोड़ सकते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम। कोई भी भाई रूल, अगर कोई भी घटना हो रही है तो उसका कोई ना कोई नियम तो होगा ही, बिना नियम के हम किसी घटना को नहीं समझ सकते हैं। तो प्रकाश के यहाँ पर प्रकाश के अपवर्तन के यहाँ पर दो नियम होते हैं। पहला तो वही सेम है कि हमारी अपवर्तित किरण, भाई वहां पर परावर्तित किरण थी क्योंकि वहां पर परावर्तन हो रहा था, यहाँ पर अपवर्तन हो रहा है तो यहाँ पर अपवर्तित किरण। तो हमारी अपवर्तित किरण, आपतित किरण, दोनों माध्यम को पृथक करने वाले पृष्ठ, भाई यहाँ पर माध्यम अलग अलग है, तो ये वाला जो पृष्ठ है ये क्या कर रहा है, हवा को हवा, कांच को कांच, ये ऊपर पानी भरा है नीचे हवा है, तो ये लाइन क्या हो जाएगी, ये हवा और पानी को अलग करने वाला पृष्ठ हो जाएगा। तो दोनों माध्यम को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में आते हैं। क्या बोल रहा है मैम, ड्रॉ करके बताओ। चलो ठीक है, यहाँ पर ये हमारा माध्यम, दोनों माध्यम को पृथक करने वाला पृष्ठ हो गया है। ये हमारी आपतित किरण हो गई, ये हमारा अभिलंब हो गया। जिस पॉइंट पे आकर हमारी प्रकाश किरण टकराती है उसको हम आपतन बिंदु बोल देते हैं। अब यहाँ पर माध्यम बदल गया है तो यहाँ पर अपवर्तन होगा, अपवर्तन होने वाली किरण को हम क्या बोल देंगे, आपतित किरण बोल देंगे। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये हमारी आपतन किरण, आपतित किरण, अभिलंब, आपतन बिंदु और अपवर्तित किरण, तीनों चारों की चारों चीजों जो है वो दोनों माध्यम को पृथक करने वाले पृष्ठ पर ही एक ही तल में आते हैं। आ गए ना एक ही तल में, बस इजी। और दूसरा क्या है, प्रकाश के किसी निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए, मतलब आपने दोनों पेयर फिक्स कर दिए। अगर मैं ग्लास और एयर के बीच में कंपैरिजन कर रही हूँ ना तो ये युग्म फिक्स हो गया है ना, एयर और वाटर के बीच में कंपैरिजन कर रही हूँ तो ये युग्म फिक्स हो गया। तो कोई दो पेयर आप कोई भी दो माध्यम आप फिक्स कर लो, उन दोनों माध्यमों के लिए एक निश्चित युग्म के लिए, प्रकाश के किसी एक निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या, मतलब साइन, आपतन कोण का साइन का मान और अपवर्तन कोण के साइन का मान दोनों क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो किसका, ऊपर हवा है नीचे ग्लास है, तो यहाँ पर मेरा कोई आपतन कोण बना है, यहाँ पर मेरा परावर्तित कोण बना है, तो इस आपतन कोण के साइन की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ चुके हो, और इस अपवर्तित कोण इस अपवर्तित कोण के साइन की वैल्यू, दोनों का ही मान हमेशा कांस्टेंट आएगा। लेकिन आपको कंडीशन क्या फिक्स करनी है कि जो आपने पेयर लिया है ना, एयर और ग्लास के लिए स्टडी कर रहे हो तो एयर और ग्लास के लिए स्टडी करना है। ऐसा नहीं कि एक बार आपने एयर और ग्लास के लिए स्टडी कर लिया, फिर एक बार आप एयर और कांच के लिए स्टडी कर रहे हो, फिर बोल रहे हो कि मैम रिजल्ट अलग अलग आ रहा है। नहीं, आपको जो पेयर है दोनों को फिक्स कर देना है। तो किसी एक निश्चित युग्म के लिए आपके साइन के आपतन कोण का मान और साइन के अपवर्तित कोण के मान का जो रेशियो होगा ना, जो अनुपात होगा, वो हमेशा एक स्थिरांक आएगा, और इसी स्थिरांक को हम आगे जाकर अपवर्तनांक भी बोलते हैं। अब यहाँ पर मैं बार बार माध्यम बोल रही हूँ कि माध्यम क्या होता है, माध्यम क्या होता है। तो एक पारदर्शी पदार्थ, कंडीशन क्या है, पारदर्शी पदार्थ होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपारदर्शी पदार्थ लोगे तो लाइट रे उससे पास नहीं हो पाएगी और पीछे शैडो बन जाएगी। अगर आपको अपवर्तन कराना है तो मेक श्योर जो भी माध्यम आप ले रहे हो उससे लाइट जो है आर पार पास होनी चाहिए। तो हमारा माध्यम क्या होता है, एक पारदर्शी पदार्थ होता है जिसमें प्रकाश संचरण यात्रा करता है, उसे माध्यम कहते हैं। यहाँ पर चरण नहीं आएगा, संचरण आएगा। एक ऐसा पारदर्शी पदार्थ जिसके अंदर प्रकाश संचरण करता है, वह हमारा माध्यम कहलाता है। अब ये माध्यम कुछ भी हो सकता है, ये माध्यम हवा हो सकता है, कांच हो सकता है, पानी हो सकता है ना, कैरोसिन भी हो सकता है, तो अलग अलग हो सकता है।
अब हम यहाँ पर देखेंगे, अब मैंने आपको बोला है कि भाई जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके संचरण की दिशा में बदलाव आता है। तो क्या ये किसी भी दिशा में चली जाएगी? कोई फिक्स है कि नहीं है कि हाँ भाई इस माध्यम से इस माध्यम में आ रही है तो ये इस डायरेक्शन में जाएगी, किसी और माध्यम के लिए हम कंपेयर कर रहे हैं तो हमारे पास में कोई सर्टेनिटी है क्या कि हाँ ये प्रकाश किरण किसी एक डायरेक्शन के अंदर, किसी एक दिशा के अंदर जाएगी? तो बच्चों बिल्कुल है। देखो सबसे पहले तो हम माध्यमों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि माध्यम क्या होते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हम दो माध्यमों के बारे में बात करेंगे। जनरली हम कभी भी लाइट के अपवर्तन को, प्रकाश के अपवर्तन को पढ़ते हैं तो वहां पर हम माध्यमों की बात करते हैं। उन माध्यमों को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला माध्यम कुछ भी हो सकता है, दूसरा माध्यम कुछ भी हो सकता है। मुझे नहीं पता है कि कौन सा सघन है कौन सा विरल है, ठीक है। मैं तो आपको इनकी डेफिनेशन बता रही हूँ, आपकी इच्छा है आप कोई से भी माध्यम से लाइट का अपवर्तन करवा सकते हो। तो भाई लाइट की स्पीड, लाइट का वेग, लाइट का वेग जिस माध्यम में अधिक होगा, लाइट का वेग जिस माध्यम में अधिक होगा वो मेरे लिए विरल माध्यम हो जाएगा, या फिर वो मेरे लिए वैकल्पिक विरल माध्यम हो जाएगा। इसको प्रकाशिक बोलते हैं वैसे यहाँ पर, है ना, वैकल्पिक नहीं आएगा, यहाँ पर प्राकाशिक आएगा। वो मेरे लिए प्रकाशिक विरल माध्यम हो जाएगा। क्यों? देखो विरल मतलब हल्का, है ना, और हल्का होगा मतलब कण कम होंगे, भाई जिसके अंदर कण ज्यादा होंगे वो भारी हो जाएगा। विरल मतलब हल्का, है ना, विरल हल्का अलग अलग साउंड कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ऐसा माध्यम जिसके अंदर लाइट की स्पीड ज्यादा है वो मेरे लिए प्रकाशिक विरल माध्यम हो जाएगा, और ऐसा माध्यम जिसमें लाइट की स्पीड कम है, ऐसा माध्यम जिसमें लाइट की जो वेग है वो कम हो जाएगा, वो माध्यम मेरे लिए प्रकाशिक सघन माध्यम हो जाएगा। यहाँ पर आप प्रकाशिक शब्द का इस्तेमाल करेंगे, वैकल्पिक नहीं, ठीक है। प्रकाशिक सघन माध्यम हो जाएगा। अब जैसे आप कंपैरिजन करके देख लो, हवा हल्की है, पानी भारी है, तो पानी, अब आपको ऑप्टिकल देखो दोनों चीजें अलग अलग है ना, मास डेंसिटी अलग होता है, द्रव्यमान घनत्व अलग होता है और प्रकाशिक घनत्व अलग होता है। तो यहाँ पर मैं प्रकाशिक घनत्व की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर वो माध्यम जिसमें प्रकाश किरण की चाल अधिक होगी वो मेरा प्रकाशिक विरल माध्यम हो जाएगा, और वो माध्यम जिसमें प्रकाश किरण का वेग कम होगा, है ना, चाल धीमी हो जाएगी, वो मेरा प्रकाशिक सघन माध्यम हो जाएगा। अब देखो बच्चों, अगर आप ऑयल, तेल और पानी की तुलना करो, आप बोलोगे कि मैम तेल हल्का है क्योंकि तेल पानी पर तैरता है, लेकिन ये तो उसके द्रव्यमान घनत्व की बात हो गई। द्रव्यमान घनत्व तेल का पानी से कम है, लेकिन यही आप ऑयल और वाटर में से प्रकाश किरण को पास कराओगे ना, तो आप देखोगे प्रकाश किरण पानी में से ज्यादा जल्दी पास हो जाती है, और ऑयल के अंदर, तेल के अंदर प्रकाश किरण की जो स्पीड है वो कम हो जाती है। तो इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूंगी तो तेल और पानी में से जो पानी है वो मेरा प्रकाशिक विरल माध्यम होगा, और जो तेल होगा वो मेरा प्रकाशिक घनत्व सघन माध्यम हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से कंपैरिजन करके हमें चीजों को याद रखना है। चलो अब हम इसके लिए रूल देख लेते हैं। तो जब भी मेरी प्रकाश किरण विरल माध्यम से, है ना, क्या कर रही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी, तो देखो यह अभिलंब है, अभिलंब इसकी मम्मी है, ऐसे मान लो तुम, ठीक है ना, अभिलंब प्रकाश किरण की मम्मी है। तो यहाँ पर जैसे ही प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रहा है, मैं मान लेती हूँ कि मेरा पहला माध्यम हल्का है, दूसरा माध्यम प्रकाशिक विरल है, और दूसरा माध्यम मेरा प्रकाशिक सघन माध्यम है। तो जैसे ही दूसरे माध्यम में आएगा मतलब इसको बहुत सारे कण दिखेंगे, है ना, ऐसा बहुत सारे कण होंगे, सघन माध्यम एक तरीके से हम उसी को बोल रहे हैं। तो जैसे ही प्रकाश किरण बहुत सारे कणों को देखती है ना, तो अपने मम्मी के पास में चली जाती है। तो इसको हम क्या बोल देंगे कि जब भी प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है, अपनी मम्मी के पास चली जाती है। जब बच्चा बहुत सारे लोगों की भीड़ देखता है तो अपने मम्मी पापा के पास चला जाता है ना, वैसे ही प्रकाश किरण क्या करती है, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो ये क्या करेगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम, मतलब वो माध्यम कैसा होना चाहिए, विरल, जब प्रकाश किरण एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, डर जाती है इतने सारे लोगों को देख करके, अपनी मम्मी के पास आ जाएगी। उसी प्रकार जब प्रकाश किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रहा है, जब आपकी प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है तो ये क्या करती है, लोगों की भीड़ कम हो जाती है तो उसका डर खुल जाता है, ये कहता है अरे वाह मैं तो इस जगह को एक्सप्लोर करूंगा, जाकर के घूमूंगा यहाँ पर। तो जब प्रकाश किरण आपकी सघन माध्यम से बहुत सारे भीड़ भाड़ वाले इलाके से कम
प्रकाशिक विरल माध्यम में आ रही है तो यहाँ पर ये अपनी मम्मी का हाथ छोड़ करके थोड़ा दूर चली जाती है। तो हम बोल देंगे कि जब भी प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी तो प्रकाश किरण अभिलंब से दूर चली जाती है ना। जब प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम की ओर आती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो अभिलंब से दूर भाग जाती है। सिंपल। आई होप आपको ये मम्मी वाले एग्जाम्पल से याद रहेगा। आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन एक आयताकार ग्लास स्लैब से, एक आयताकार कांच की पट्टी से। तो चलो जल्दी से इसको ड्रॉ कर लेते हैं। वैसे तो इसका जो एकदम फेयर डायग्राम है वो इधर बना रखा है, लेकिन मैं आपको इसको एक बार और समझा देती हूँ। देखो ये हमारी कांच की पट्टी है, यहाँ पर हवा है, यहाँ पर भी हवा, ये तो दोनों एक ही माध्यम है तो दोनों एक ही तरीके के माध्यम हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये मेरा अभिलंब है, इस अभिलंब से प्रकाश किरण आती है, आपतित होती है इस पॉइंट पर। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा आपतन कोण बन जाएगा और ये मेरी आपतित किरण हो जाएगी। अब ऊपर विरल माध्यम है, ऊपर मान लो हवा है और यहाँ क्या है, ये दूसरा क्या है, कांच है। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रहा है, लाइट रे बच्ची है, डर जाएगी, अपनी मम्मी की तरफ चल जाएगी इस तरीके से। तो यहाँ पर ये क्या हो गई, इसने अपनी दिशा में संचरण कर लिया। संचरण होते ही जैसे ही मार्ग में परिवर्तन हुआ मैं कह दूंगी कि ये अपवर्तन है। तो यहाँ पर जो मेरा कोण बनेगा वो कैसा कोण बनेगा, मेरा अपवर्तित कोण बनेगा और अपवर्तित कोण को मैं R से रिप्रेजेंट कर दूंगी। यहाँ पर ये जो मेरा आपतन कोण है 1 है। अब इस वाली सतह के लिए देखूंगी, इस वाली सतह के लिए मेरे लिए ये वाली जो लाइट रे ना वापस मेरे लिए आपतन किरण हो जाएगी। अब किसी किसी किताब में इसको R2 से लिखा हुआ है, किसी में R1 से किसी में I2 से लिखा हुआ है, तो आपकी इच्छा है आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो। अब यहाँ पर ये मेरा रिफ्रैक्शन कोण बन गया है, रिफ्रैक्टेड एंगल बन गया है यहाँ पर ये। तो अब ये वाली प्रकाश किरण है, ये अब क्या कर रही थी, सघन माध्यम में ट्रेवल कर रही थी, फिर अचानक से देखती है कि इसका माध्यम फिर से चेंज होने वाला है। तो ये मेरी अभिलंब है, यहाँ पर क्या है, ये फिर से सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो इस तरीके से हो जाएगी, इस तरीके से ये मुड़ जाएगी। तो यहाँ पर मेरा कोई दूसरा कोण बनेगा। यहाँ पर जो कोण बन रहा था इसको मैं R1 बोल सकती हूँ, यहाँ पर मैं इसको R2 बोल सकती हूँ। कुछ बुक में आप देखोगे तो इसको I1 मान लिया और इसको I2 मान लिया, क्योंकि इस वाली सतह के लिए वापस से आपतन कोण बन जाएगा। हम एनसीईआरटी देख लेते हैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही हम इस चीज को पढ़ेंगे। हाँ, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसको I2 बोला गया है, तो हम भी इसको I2 ही मानेंगे। भाई यहाँ पर पहली प्रकाश किरण जो आपतित होती है वो हमारे लिए आपतित किरण होती है, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको हम आपतन कोण बोल देते हैं। तो ये मेरा I1 है, क्योंकि पहली बार जब आपतन हुआ था तब ये वाली बन रही थी। यहाँ पर ये रिफ्रैक्शन हो गया है यहाँ पर, तो ये हमारा अपवर्तन कोण हो गया है। अब दोबारा ये किरण यहाँ से ट्रेवल करती हुई आ रही है, तो मैं क्या मान लूंगी, वापस ये मेरे लिए आपतित किरण हो जाएगी। तो यहाँ पर मेरा दूसरा आपतन कोण बनेगा जिसको मैं I2 से रिप्रेजेंट कर लूंगी। अब यहाँ से जब ये वापस से सघन माध्यम से विरल माध्यम में आई है तो वापस अपवर्तन होगा, इसके प्रकाश के मार्ग में फिर से विचलन हो जाएगा, और यहाँ पर जो मेरा दूसरा कोण बनेगा, वैसे तो आप इसको रिफ्रैक्शन कोण बोलोगे मतलब अपवर्तन कोण बोलोगे, लेकिन यहाँ पर हम इसे निर्गत कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, निर्गत कोण, एंगल ऑफ एमरजेंस, मतलब कहीं से निकलना। तो ग्लास स्लैब छोड़ करके आ रहा है ना, इसलिए निर्गत हो गया ये, इसलिए क्या बोल देंगे, इसको हम निर्गत कोण बोल देंगे। अब बच्चों हम अगर कंपेयर करें तो अगर बीच में यहाँ पर मैं कांच की पट्टी नहीं रखती ना तो इतना दुख नहीं होता, हमें इतना कुछ पढ़ना नहीं पड़ता। तो ये अगर बीच में कांच की पट्टी नहीं होती ना तो ये प्रकाश किरण इस तरीके से सीधी सीधी चली जाती। लेकिन यहाँ पर बीच में जब मैंने प्रकाश के मार्ग में जब मैंने बीच में यहाँ पर मैंने यहाँ पर कांच की पट्टी रख दी है, तो इसका 2 बार अपवर्तन हुआ है, और 2 बार अपवर्तन होने के कारण इसके मार्ग में बहुत ज्यादा विचलन हो गया है। तो ये प्रकाश का ओरिजिनल जो पाथ रे था ना, मतलब अगर बीच में कांच की पट्टी नहीं होती तो वो इस रास्ते से आती, लेकिन कांच की पट्टी रख दी, 2 बार अपवर्तन हुआ तो वो इस रास्ते से आ रही है। तो उसके वास्तविक पथ मतलब ओरिजिनल पाथ से और इस वाले पाथ से है ना, निर्गत किरण वाले पाथ से और उसका जो ओरिजिनल पाथ था, उन दोनों के बीच की जो दूरी होती है ना उसको हम पार्श्व विस्थापन बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम उसको, पार्श्व विस्थापन। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब आपको एक चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जो आपने रिफ्रैक्शन कराया है, जो आपने अपवर्तन कराया है, वो अपवर्तन दो समांतर भुजाओं वाले
स्लैब से कराया है। तो यहाँ पर जो हमारा पार्श्व विस्थापन मिल रहा है ना, जो पार्श्व विस्थापन हमें मिल रहा है ओरिजिनल लाइट रे के बीच में, उसके वास्तविक पथ और उसके विचलित पथ के बीच में, वो भी कैसा मिल रहा है, एक दूसरे के समांतर मिल रहा है। आगे जाकर के हम जब प्रिज्म में हमने पढ़ा था कि जब हम प्रिज्म से लाइट को एक एंगल से लाइट को डेविएट कराते हैं ना, तो हमें जो विस्थापन मिलता है प्रकाश की किरण में, वो भी किसी एक एंगल थीटा से ही मिलता है। अगर आप समांतर भुजाओं वालों से अपवर्तन करा रहे हो तो प्रकाश किरण के अंदर जो विचलन आएगा वो भी एक दूसरे के ओरिजिनल पाथ और जो आपका भटका हुआ पाथ है, उन दोनों के बीच में जो आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा वो भी एक दूसरे के पैरेलल ही आएगा। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। इस चीज की लेबलिंग पूरी आपको इस डायग्राम में मिल जाएगी। वैसे आपको पता है ये अभिलंब है, ये भी अभिलंब है, ये आपतन किरण है, ये आपतन कोण है, ये आपका अपवर्तित कोण है, ये आपकी अपवर्तित किरण है। यहाँ पर वापस हम इसको दूसरी आपतन किरण बोल देंगे और यहाँ पर ये हमारा निर्गत किरण हो जाएगी और ये हमारा निर्गत कोण हो जाएगा। और ओरिजिनल लाइट रे और परिवर्तित जो प्रकाश के मार्ग में विचलन हुआ है उस वाले जो प्रकाश किरण के बीच की जो दूरी है उसको हम पार्श्व विस्थापन बोल देंगे। आई होप इतना क्लियर है। आगे चलते हैं हम, आगे चलेंगे हम कि पार्श्व विस्थापन आपतित व निर्गत किरण के मध्य लंबवत दूरी है। यहाँ पर जो हमारे पास में पार्श्व विस्थापन है, ये पार्श्व विस्थापन क्या है, ये पार्श्व विस्थापन आपतित व निर्गत किरण, मतलब ओरिजिनल वाली लाइट रे है ना, ओरिजिनल वाली लाइट रे और जो निर्गत किरण है उन दोनों के बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, एक लंबवत दूरी है। जब प्रकाश एक समांतर, देखो आ गया ना, समांतर फलकों वाली अपवर्तक पट्टी पर तिर्यक रूप से आपतित होता है तो हमें जो उनके बीच में डिस्टेंस मिलता है उसको हम क्या बोल देते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं। और आपने अपवर्तन समांतर फलकों वाली पट्टी से कराया है तो आपको वो पार्श्व विस्थापन भी ओरिजिनल जो आपकी आपतित किरण थी और जो निर्गत किरण थी उसके बीच का जो डिस्टेंस मिलेगा वो दोनों रे भी एक दूसरे के क्या रहेगी, वो दोनों किरणें भी एक दूसरे के समांतर ही रहेगी। अब यहाँ पर पार्श्व विस्थापन कुछ बातों पर निर्भर करता है। जितनी मोटी कांच की पट्टी लोगे उतना ज्यादा विस्थापन होगा। आपतन कोण के अंदर छेड़छाड़ करोगे, अगर आपतन कोण कम कर दिया तो आपका जो पार्श्व विस्थापन है वो कम हो जाएगा। आपतन कोण बढ़ा दोगे पार्श्व विस्थापन भी आपका ज्यादा हो जाएगा। कांच की पट्टी के अपवर्तनांक पर कि आपने जो कांच यूज किया है वो कितने अच्छे मोटे मटेरियल का है तो उसके ऊपर भी ये डिपेंड करेगा। और पार्श्व विस्थापन आपतित किरण के तरंग दैर्ध्य, आपके लाइट रे के वेवलेंथ पर भी डिपेंड ये करता है, क्योंकि हमें मालूम है कि जो अधिक तरंग दैर्ध्य वाली वेवलेंथ होती है वो कम डिस्प्लेस होगी, वो अपने पथ से कम भटकेगी। और आप अगर कोई ऐसी प्रकाश किरण लेते हो जिसका तरंग दैर्ध्य कम है तो उसका पार्श्व विस्थापन फिर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। इसके बाद में हमारा अपवर्तनांक आता है कि अपवर्तनांक क्या होगा। इसके बाद में हम अपवर्तनांक के बारे में पढ़ेंगे। अब अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक हमारे पास में ये तुलना करने का एक तरीका है कि किसी एक माध्यम और किसी दूसरे माध्यम में, दोनों में कंपेयर करेंगे, हम दोनों में तुलना करेंगे कि अपवर्तनांक की मदद से कि किस माध्यम में प्रकाश किरण की चाल ज्यादा होगी और किसमें कम होगी। अब जिस वस्तु का, जिस पदार्थ का या फिर जिस भी वस्तु की आप बात कर रहे हो, जिस भी वस्तु या पदार्थ की आप बात कर रहे हो, उसका अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा, उसका अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा उतनी ही कम प्रकाश की चाल होगी उस माध्यम में। अगर किसी माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा है तो उस माध्यम में जो प्रकाश की चाल है वो उतनी ही कम होगी। इसी प्रकार अगर आपके पास में कोई ऐसा माध्यम है जिसका अपवर्तनांक काफी कम है, जिसका अपवर्तनांक अगर
कम है तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल उतनी ही ज्यादा होगी। तो आपके पास में अपवर्तनांक दो माध्यमों में तुलना करने का एक जरिया है, जिसकी तुलना करके आप बता सकते हो कि भाई प्रकाश की चाल किस माध्यम में ज्यादा होगी या फिर किस माध्यम में कम होगी। तो सबसे कम अपवर्तनांक, वैसे तो लाइट की स्पीड जो वैक्यूम में है, हम निर्वात का जो अपवर्तनांक है हम 1 मानते हैं, और हवा का जो अपवर्तनांक है उसको हम 1.003 बोलते हैं। वहीं जो डायमंड है, हीरा है, उसका अपवर्तनांक क्या है? 4.24। हीरे का जो अपवर्तनांक है वो कितना है हमारे पास में? सॉरी, 2.42 है, उल्टा बोल दिया मैंने। हीरे का जो अपवर्तनांक है हमारे पास में वो 2.42 है। तो यहाँ पर आप देखो अपवर्तनांक ज्यादा किसका है? हीरे का अपवर्तनांक ज्यादा है, मतलब हीरे के अंदर प्रकाश की चाल सबसे कम होगी, और हवा का अपवर्तनांक बाकी सभी दिए गए माध्यमों से सबसे कम है, तो हवा के अंदर प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होगी। दूसरा, एक दो चीजों का आप और याद रखना कि जल के अंदर जल का अपवर्तनांक याद रख लेना आप। जल का अपवर्तनांक होता है 1.33। जल का अपवर्तनांक कितना है? 1.33। तो देखो हवा की तुलना में जल का अपवर्तनांक ज्यादा है, मतलब हवा की तुलना में जल के अंदर प्रकाश का जो वेग है वो कम होगा। अब दूसरी बात ये आती है कि मैम हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? तो बच्चों बिल्कुल कर सकते हो। आपके पास में अपवर्तनांक कैलकुलेट आप दो तरीके से कर सकते हो। आपके दो तरीके के अपवर्तनांक होते हैं। देखो यहां पर मान लो किसी दो माध्यम की बात कर रहे हो आप, ये माध्यम एक है, ये माध्यम दो है। अगर मैं दूसरे माध्यम से पहले माध्यम की तुलना कर रही हूं, मैं देख रही हूं कि दूसरे माध्यम की अपेक्षा पहले माध्यम में लाइट का अपवर्तनांक क्या है, तो मैं इसको कैसे कैलकुलेट करूंगी? इसको लिखूंगी तो मैं ऐसे दो पहले लिख रही हूँ ना, मतलब मैं दो से तुलना कर रही हूँ। किसकी तुलना कर रही हूँ? पहले माध्यम की। तो N21 लिख दूंगी, और यहाँ पर आपको उल्टा करके रख देना है। आपको लिखना है कि प्रकाश एक के अंदर, सॉरी, माध्यम एक के अंदर प्रकाश का वेग कितना था और माध्यम दो के अंदर प्रकाश का वेग कितना है। तो यहाँ पर आपका अपवर्तनांक करने के लिए आपके पास में ये एक फॉर्मूला आ जाता है। इसी प्रकार अगर आपको पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक की तुलना करनी है कि दूसरे माध्यम के अंदर प्रकाश का वेग कम होगा या ज्यादा होगा, तो उसमें हम क्या लिख देंगे? पहले की अपेक्षा दूसरे को देख रहे हो ना, पहले से कंपेयर कर रहे हो दूसरे को, तो अपन क्या बोलेंगे? नहीं, पहले तू बता तेरे अंदर लाइट की स्पीड कितनी है। तो दूसरे के अंदर प्रकाश का वेग, और फिर उसके बाद में पहले के अंदर प्रकाश का वेग। इसका क्या मतलब है? पहले के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक आप देख रहे हो, और इसका क्या मतलब है? दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक आप कंपेयर कर रहे हो। और अगर यही यही आपका ये जो है ना, ये दोनों अलग अलग माध्यम है ना, मान लो ये कांच हो जाएगा, ये आपका जल हो जाएगा, लेकिन यही आप इसको कंपेयर कर रहे हो कि हवा से, अगर यही आप इसको कंपेयर कर रहे हो हवा से, तो हवा से जब आप हवा के सापेक्ष आप जब किसी का भी अपवर्तनांक कंपेयर करते हो तो आप उसको ऐसे लिखोगे। हवा के सापेक्ष कर रहे हो ना, हवा के सापेक्ष, अगर आप हवा के सापेक्ष किसी का भी अपवर्तनांक को कैलकुलेट कर रहे हो ना, तो आप उसको ऐसे लिखोगे जिसमें से आपका पहला माध्यम हमेशा हवा फिक्स होगा। और जब भी आप हवा के रिस्पेक्ट में, जब भी आप हवा के सापेक्ष किसी अन्य माध्यम का अपवर्तनांक निकालते हो, तो ऐसे अपवर्तनांक को हम क्या बोल देते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक। और कोई हवा के अलावा कोई दो अलग अलग माध्यमों को आप कंपेयर कर रहे हो, तो फिर वो आपका क्या हो जाएगा? तो फिर वो आपका हो जाएगा सिर्फ अपवर्तनांक। तो ये आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? इतना क्लियर है अपना? तो हम आगे चलें।
तो यहाँ पर हमारा अपवर्तनांक वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर है भाई। अपवर्तनांक से आप क्या कंपेयर कर सकते हो, अपवर्तनांक की मदद से आप ये कंपेयर कर सकते हो कि कौन सा माध्यम ज्यादा प्राकर्षिक सघन माध्यम है या प्राकर्षिक विरल माध्यम है। अगर अपवर्तनांक का मान कम है मतलब आपका माध्यम कैसा है, विरल माध्यम है, प्राकर्षिक विरल माध्यम है। और अपवर्तनांक का मान ज्यादा है तो आपका जो माध्यम है उस वो प्रकाशिक सघन माध्यम है। आप दो लोगों के बीच में कंपेयर कर रहे हो तो आप अपने हिसाब से आराम से कंपेयर कर सकते हो। जल और हीरे को कंपेयर करूंगी तो हीरे का अपवर्तनांक ज्यादा है, मतलब जल की तुलना में हीरा जो है वो ज्यादा सघन माध्यम है। हीरे के अंदर प्रकाश का वेग कम होगा और जल के अंदर प्रकाश का वेग ज्यादा होगा। अगले टॉपिक पे आते हैं हम। हमारा अगला टॉपिक है, अब हम लेंसों की बात करेंगे। यहाँ पर लेंस की बात करेंगे तो बच्चों दो प्रकार के लेंस होते हैं हमारे पास में। ये होता है हमारा एक लेंस, ये होता है हमारा दूसरा लेंस। देखो जो अंदर की तरफ धसा हुआ होता है, जो अंदर जो दर्पण अंदर की तरफ धसा हुआ था उसको तुमने कहा था अवतल दर्पण। यहाँ पर ये लेंस भी अंदर की तरफ धसा हुआ है तो इसको भी मैं क्या बोलूंगी, इसको भी मैं अवतल लेंस बोल दूंगी। अब आप बोलोगे बच्चों मैम आपने बताया नहीं लेंस क्या होता है, तो अभी बता देते हैं। दो प्रकार के लेंस होते हैं, एक होता है अवतल, एक होता है उत्तल। ठीक है, लेंस क्या होगा हमारे पास में, लेंस हमारे पास में कोई ऐसा पदार्थ जो दो तरफ से मतलब जो दोनों तरफ से पारदर्शी हो वो हमारा लेंस हो जाएगा। ऐसा पदार्थ जो दोनों तरफ से पारदर्शी होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, लेंस हो जाएगा। अब लेंस जो है, लेंस के आर पार लाइट जानी चाहिए, दर्पण के लाइट आर पार नहीं जाती, दर्पण से टकरा करके वापस आ जाती है। लेकिन लेंस से क्या होगा, लाइट आर पार चली जाएगी। और जब लाइट आर पार चली जाएगी तो यहाँ पर हम देखो हमारे पास में यहाँ पर दो सतह है, एक ये वाली सतह है, एक ये वाली सतह है। तो दोनों ही सतह कैसी होनी चाहिए, दोनों ही सतह पारदर्शी माध्यम की मिलकर के बनी हुई है। अब इसको हम द्वि उत्तल लेंस भी बोल देते हैं, इसको हम द्वि अवतल लेंस भी बोल देते हैं, तो कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। जैसे हमने मिरर के भागों के बारे में पढ़ा था वैसे ही हम लेंस के भागों के बारे में भी पढ़ लेते हैं। सेम टू सेम है, ज्यादा परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर ये मेरा उत्तल लेंस है, ये मेरा उत्तल लेंस है, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पर मैंने दो गोलीय सतह लगा रखी है। इन दोनों गोलीय सतहों को मैंने कोई दो अलग अलग गोलों से काटा होगा, तो इसको मैंने किसी एक इस गोले से काटा होगा, इसको मैंने किसी एक गोले से काटा होगा। मतलब लेंस के पास में दो दो वक्रता केंद्र होंगे, एक तो इस गोले का केंद्र, एक तो इस गोले, ये एक सेकेंड पेन क्यों नहीं चल रहा है, एक तो इस गोले का केंद्र होगा और एक इस गोले का केंद्र होगा। तो यहाँ पर ये मेरी सतह एक, यहाँ पर दूसरी सतह हो जाएगी, ये हमारी पहली सतह हो जाएगी। तो इस सतह का केंद्र, वक्रता केंद्र को मैं C1 बोल दूंगी, इस सतह के वक्रता केंद्र को मैं C2 बोल दूंगी। ठीक है, जो पहले आ रहा है उसको C1, जो बाद में आ रहा है उसको C2। दो अलग अलग सतह है ना, दो अलग अलग दर्पण से काटा है, इसलिए दो अलग अलग वक्रता केंद्र होगी, तो C1 और C2। यहाँ पर इस लेंस का बीच का जो सेंटर होगा ना उसको मैं क्या बोल दूंगी, यहाँ पर मैं इसको ऑप्टिकल सेंटर बोल दूंगी, प्रकाशिक केंद्र बोल दूंगी। यहाँ पर लेंस के बीच वाले पार्ट को मैं क्या बोल दूंगी, प्रकाशिक केंद्र बोल दूंगी। अब यहाँ पर कर्वेचर 1, वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र, प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्र 2 से होते हुए जो लाइन गुजरती है उसको मैं क्या बोल दूंगी, इसको मैं मुख्य अक्ष बोल दूंगी। वैसे इनकी डेफिनेशन कहीं नहीं पूछी जाती है बच्चों, है ना, लेबल करने के लिए पूछ सकते हैं, डेफिनेशन नहीं पूछते हैं। बहुत रेयरली है, बहुत ही मतलब 1% 2% चांस है कि आपका इससे क्या डेफिनेशन पूछ ले, बाकी डेफिनेशन नहीं पूछा जाता है, लेबल करने के लिए पूछ लेंगे। ठीक है, तो ये मुख्य अक्ष हो गई है। अब क्या बचा है, ये हमारा जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उसको हम द्वारक बोल देंगे, रिफ्रैक्टिंग सरफेस को हम द्वारक बोल देते हैं। एक चीज क्या बच गई है, बोलोगे मैम यहाँ पर फोकस बच गई है, मुख्य फोकस बच गई है। तो भाई यहाँ पर दो मुख्य फोकस होगी, है ना, यहाँ पर दो मुख्य फोकस होगी। अब आप बोलोगे कि बच्चों मैम हमने है ना इसके अंदर C1 C2 तो पढ़ा ही नहीं था, मुझे भी पता ही नहीं पढ़ा था, मैंने भी नहीं पढ़ा है, पर याद करवाना है तो हमें रिलेट करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर इसको मुख्य फोकस 1 और मुख्य फोकस 2 बोल देंगे। अब बच्चों जब हम लेंस की बात करते हैं ना, तो लेंस पर हम यहाँ पर केंद्र नहीं बोलते हैं, हम इसको ट्वाइस ऑफ फोकस लेंथ बोल देते हैं। हम बोल देते हैं कि हमारा जो भी यहाँ पर फोकल लेंथ है ना, जो भी हमारी यहाँ पर फोकस दूरी है, ये उसका डबल है। तो यहाँ पर हम वक्रता केंद्र को
2f से दर्शाते हैं। ये पहला है ना इसलिए इसको 2f1 लिख देंगे, और ये दूसरा है ना इसलिए इसको हम 2f2 लिख देंगे। और ये हमारे दूसरे लेंस का मुख्य, देखो दो सतह यूज हुई है ना, तो पहले लेंस की सतह का अगर हम यहाँ पर मुख्य फोकस देखेंगे तो f1 हो जाएगा, और उसके डबल वाले पार्ट को, उसके वक्रता केंद्र को हम 2f1 बोल रहे हैं। ऐसे ही जब हम दूसरी सतह के सापेक्ष बात करेंगे तो दूसरे सतह का जो मुख्य फोकस होगा उसको f2 से रिप्रेजेंट कर देंगे, और उसके वक्रता केंद्र को हम यहाँ पर 2f2 लिख देंगे। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि मैम हम एग्जाम में c लिख करके आ सकते हैं? तो नहीं लिख करके आ सकते हो, आपको 2f2 ही लिखना है। अगर c लिखते होते तो मैं भी लिख देती, यहाँ पर मैं क्यों चेंज करती, है ना? आपको यहाँ पर 2f2 ही लिख करके आना है, ठीक है। अब इसी तरीके से हम इसको अवतल लेंस के लिए बना देते हैं। अवतल लेंस ने क्या बिगाड़ा बेचारे ने, तो ये रहा, यहाँ पर थोड़ा कम आएगा तो हम इसको दूसरी जगह बना लेंगे, यहां बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर पहला, यहाँ पर ये दूसरा लेंस, इसका कोई ना कोई केंद्र होगा। यहाँ पर हम वक्रता केंद्र नहीं लिखते हैं, यहाँ पर हम 2f1 लिख देंगे क्योंकि पहले सतह की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम इसके केंद्र को क्या लिख देंगे, 2f2 लिख देंगे। इसके मुख्य फोकस को f1, इसके मुख्य फोकस को f2, तो इनके पास में दो मुख्य फोकस होती है। और यहाँ पर दोनों लेंस के बीच का जो केंद्र होगा ना उसको हम प्रकाशिक केंद्र कह देंगे, इसको हम ऑप्टिकल सेंटर ओ बोल देंगे। बस यही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमें लेंस में ध्यान रखनी है। अब हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन, कि जब हम लेंसों से प्रकाश किरण पास करवाते हैं तो ये बिंब का किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने अगर अपवर्तन वाला लेक्चर हमारा चल रहा है, लेकिन इसके पहले जो परावर्तन वाला चैप्टर था, परावर्तन वाला जो लेक्चर था, अगर आपने वो अच्छे से देखा है ना तो आपको ये भी आ जाएगा। क्योंकि अवतल दर्पण में जो 6 केस हमने पढ़े थे ना, अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब निर्माण के जो हमने 6 स्थितियां पढ़ी थी ना, वही की वही 6 स्थिति हमें यहाँ उत्तल में पढ़नी है। फर्क बस इतना है कि यहाँ पर हमारे C की जगह, दर्पण में हम कर्वेचर लिखते थे, C लिखते थे, यहाँ पर हम C की जगह 2f2 लिखेंगे या फिर 2f1 का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन अब सीधा प्रतिबिंब निर्माण देखने से पहले हमें पता भी तो होना चाहिए ना कि भाई जब हमारी प्रकाश किरण लेंस से टकराती है तो वापस कैसे जाएगी, है ना, वापस कैसे जाएगी। तो चलो पढ़ लेते हैं। यहां पर ये हमारा लेंस है, ये हमारा मुख्य अक्ष हो जाएगा, ये हमारा प्रकाशिक केंद्र हो जाएगा। वही अगर आपकी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर आने के बाद में वो कहां से पास होगी, भाई लाइट है, अपनी प्रवृत्ति थोड़ी बदलेगी, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो फोकस से पास हो जाती है। फर्क ये है कि दर्पण में टकरा करके इधर वाली फोकस से पास हो रही है और लेंस में लाइट का आर पार जाना अलाउ होता है, इस कारण ये अब इस वाली फोकस से पास होगी। ठीक है बच्चों, साथ साथ में बनाना नहीं तो फिर कोई सेंस नहीं है वन शॉट देखने का। वन शॉट का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ सुने, करके देखोगे ना तो एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगा। चलो अगला क्या है, अगला केस क्या होगा, एरो भी बना देते हैं ना, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, दूसरा केस डिस्कस करेंगे। ये हमारा प्रकाशिक केंद्र, ये हमारा F1, ये हमारा 2F1, ये हमारा F2, ये हमारा 2F2। ठीक है, 2F1 और हमारा ये 2F2। चलो अब दूसरा केस ये है कि अगर आपकी प्रकाश किरण, दूसरा केस ये है कि अगर आपकी प्रकाश किरण फोकस से पास होते हुए आ रही है, अगर आपकी प्रकाश किरण फोकस से पास होते हुए आ रही है तो क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। तो भाई प्रकाश किरण को मुख्य फोकस से लेते हुए आते हैं, तो ये हमारी प्रकाश किरण है, मुख्य फोकस से होती हुई आ रही थी, इतराती हुई, लेकिन मुख्य अक्ष से अगर वो पास होती हुई आ रही है तो लेंस से अपवर्तन के बाद में उसको मुख्य अक्ष के समांतर जाना पड़ेगा। रूल्स सबके लिए सेम है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड केस हो जाएगा। तीसरा केस क्या है, इसमें 3 ही होते हैं, वहां पर ने 4 पढ़े थे, यहाँ पर हमारे पास में 3 ही केस है। ठीक है,
ये हमारा प्रकाशिक केंद्र है, ये हमारा F1, ये हमारा 2F1, ये हमारा F2, ये हमारा 2F2। तीसरा केस क्या है कि अगर प्रकाश किरण अगर हमारी प्रकाशिक केंद्र से होती हुई आ रही है, तब ये क्या करेगी, तो भाई जब ये प्रकाशिक केंद्र से होती हुई आएगी ना, तो जिस रास्ते से आएगी उसी रास्ते पर ये वापस लौट जाएगी। देखो बच्चों, पहले भी बोल चुकी हूँ कि यहाँ पर मैं स्केल का यूज करके नहीं बना रही हूँ, इसलिए हो सकता है कि मेरी लाइन थोड़ी सी तिरछी हो, आपको स्केल का यूज करके बिल्कुल सीधा बनाना है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर अगर प्रकाशिक केंद्र से आ रही है तो प्रकाशिक केंद्र से ही वापस चली जाएगी। तो ये रहा हमारा, जैसे आ रही है वैसे ही चली जाएगी। इसको हम अवतल लेंस के लिए भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये सब तो हम उत्तल लेंस के लिए देख रहे थे, इसके लिए भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जीरो नहीं, O F1 2F1 F2 2F2। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र से आएगी तो प्रकाशिक केंद्र से ही वापस चली जाएगी। चलो बाकी के दो केस इसके लिए भी बना लें, क्योंकि बच्चों को क्या कंफ्यूजन रहता है, तो हम यहाँ पर दो केस इसके लिए और बना लेंगे। पहला केस क्या था कि अगर ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, अगर ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो क्या होगा। अच्छा, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक बात बताना तो भूल ही गई थी, अभी बता देते हैं। अभिसारित और अपसारित किसको बोलते हैं ये बताना भूल गई मैं, आपको अभी बता देती हूँ। ठीक है, तो ये 2F1, ये F2, ये F2 और ये 2F2। तो भाई मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। अब आपको पता है कि एक लेंस क्या करता है, एक लेंस प्रकाश केंद्र को इकट्ठा करता है और दूसरा लेंस जो है प्रकाश किरण को, है ना, प्रकाश किरण को फैला देता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो फोकस से पास होगी, तो यहाँ पर तो एक्चुअली में पास हो रही है। यहाँ पर क्या होगा, प्रकाश केंद्र से जब भी आप अवतल दर्पण से अवतल लेंस से जब आप प्रकाश किरण को पास कराओगे ना, तो आपकी लाइट फैल जाएगी। मतलब ये कहीं ना कहीं लाइट को इस तरीके से फैलाता है ना, ये कहीं ना कहीं लाइट को इस तरीके से फैलाएगा। ठीक है, जब ये लाइट को ऐसे फैलाता है ना, तो हमें क्या लगता है कि जितनी भी प्रकाश किरणें ना किसी एक पॉइंट से आ रही होगी। ये सारी की सारी प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिसको हम यहाँ पर क्या बोल देंगे, हम यहाँ पर उसको अवतल लेंस का मुख्य फोकस बोल देंगे। अभी इसका मैं आपको अलग से डेफिनेशन और समझा दूंगी। दूसरा क्या है, तीन ही केस होते हैं, दो बना लिए। तीसरा क्या है कि अगर मुख्य फोकस से आ रही होगी तो क्या होगा, मुख्य फोकस से आएगी तो ये आपकी मुख्य अक्ष से समांतर होकर के चली जाएगी। तो यहाँ पर भी ड्रॉ कर लो, F1 2F1 F2 और 2F2। सेम टू सेम डायग्राम बनता है, इसका सेम टू सेम डायग्राम बनता है, इसमें आपको ज्यादा सोचने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, इसमें आप ऐसा सोच सकते हो कि इसमें आपको एरो उल्टा कर देना है। आपको बस यहाँ पर आप क्या कर दोगे, एरो को उल्टा कर दोगे कि भाई अगर आपकी प्रकाश किरण है, मैंने मान लिया है कि जो प्रकाश किरण है वो यहाँ से इस तरीके से आ रही होगी, यहाँ से अगर आ रही होगी तो क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। आप बुक देखोगे तो उसमें आपको यही सेम टू सेम यही डायग्राम दे रखा होगा। तो दोनों ही सही है, डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे अज्यूम कर रहे हो, आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे अज्यूम कर रहे हो। मैंने आपको पॉइंट क्या समझाना है कि भाई अगर फोकस से आ रही होगी ना, अगर फोकस से आ रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी, और मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो फोकस से पास आउट हो जाएगी। एनसीईआरटी का डायग्राम देखेंगे ना हम, तो एनसीईआरटी के डायग्राम में हमें सेम डायग्राम दे रखा है कि भाई एक ही बात है, दोनों का सेम ही है। ठीक है, अच्छा मैंने आपको एक चीज जो बताने के लिए मैं बोल रही थी वो ये था कि अगर आप दर्पणों को देखते हो, अगर मैं यहाँ पर ये मेरा अवतल दर्पण देखती हूँ, तो ये अवतल दर्पण क्या करता है, सारी की सारी प्रकाश किरणों को किसी एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है। तो ये मेरा कौन सा दर्पण कहलाएगा, ये मेरा अभिसारी दर्पण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अभिसारी दर्पण। क्यों, क्योंकि सारी चीजों को इकट्ठा करता है। तो मैं अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कह सकती हूँ। यही अगर मैं अवतल लेंस को देखूं, तो अवतल लेंस क्या कर रहा है, अवतल लेंस मेरा प्रकाश किरणों को फैला रहा है। अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश किरण आएगी फैला देगा, प्रकाश किरण आएगी फैला देगा, प्रकाश किरण आई फैला दिया, ये प्रकाश किरण आई ये फैला दिया। तो ऐसा दर्पण या लेंस जो प्रकाश किरण को फैला रहा है, उसे क्या बोल दूंगी मैं, अपसारित। अब क्योंकि ये लेंस है तो उसको क्या बोल दूंगी, अपसारित लेंस। तो अवतल लेंस को आप अपसारित लेंस बोलते हो और अवतल दर्पण को आप अभिसारी दर्पण बोलते हो। ऐसे ही अगर मैं उत्तल को कंपेयर करूं, तो उत्तल क्या करता है, बेचारा अच्छा बच्चा है,
इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना बच्चों, डायग्राम बना करके देख लेना, कंफ्यूजन हो तो एग्जाम में 2 मिनट लगते हैं साइड में छोटा सा। तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रकाश किरणों को इकट्ठा कर रहा है, ये प्रकाश किरणों को इकट्ठा कर रहा है, जो इकट्ठा करता है उसको क्या बोलती हूं मैं, अभिसारी। और क्योंकि ये लेंस है तो इसको अभिसारी लेंस बोल दूंगी। इसी प्रकार से अगर मैं उत्तल दर्पण को देखूं तो ये अपना शैतान था, है ना, ये क्या करता है, प्रकाश किरणों को फैला देता है, ये क्या करता है, प्रकाश किरणों को फैला देता है। तो फिर इसको मैं क्या बोल दूंगी, इसको मैं अपसारी दर्पण बोल दूंगी। ये चीज आप ध्यान रखना, मैं प्रीवियस लेक्चर में बताना भूल गई थी इस चीज को। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अपसारी लेंस हो जाएगा। ठीक है, अब उत्तल लेंस का, उत्तल लेंस का वो पॉइंट, उत्तल लेंस का वो पॉइंट जिसमें जिसमें प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है और लेंस से अपवर्तित होने के बाद में जिस बिंदु पर एकत्रित होती हुई दिखाई देगी, वो बिंदु इस उत्तल लेंस के लिए क्या कहलाएगा, वो इस उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहलाएगा। और अवतल लेंस क्या करता है, अवतल लेंस क्या करेगा, अवतल लेंस शैतान है, यहाँ पर क्या करेगा ये, ठीक है, अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश किरणों को फैला देता है। ठीक है, तो हमें क्या लगता है कि जितनी भी प्रकाश किरणें, फैली हुई प्रकाश किरणें आ रही है, जरूर किसी ना किसी एक पॉइंट से आ रही होगी, और जिस एक बिंदु से ये सारी की सारी प्रकाश किरणें आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, वो हमारा मुख्य फोकस कहलाता है, वो हमारा मुख्य फोकस कहलाता है अवतल लेंस का। मुख्य फोकस अवतल लेंस का। अब यहाँ पर हमने चिन्ह परिपाटी भी पढ़ी है, चिन्ह परिपाटी में ये क्या होता है हमारा, ये चिन्ह परिपाटी में हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है ना, धनात्मक एक्स अक्षांश होता है। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो हमेशा धनात्मक होगी, और अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। आगे मैं इसको और बताती हूँ आपको, ठीक है। चलो पहले इससे हम क्या करेंगे, पहले हम इससे डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले हमारे पास में वही 6 केस है। सबसे पहले हम हमारे बिंब को रखेंगे अनंत पर, हम बिंब को रख रहे हैं अनंत पर, ठीक है। स्टार्ट हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सबसे दूर रखते हैं, तो बिंब को अनंत पर रखा है। एक तो थोड़ा ऊंचा है ना, ये लिखा नहीं जाता है, तो बिंब को हम यहां पर सबसे पहले अनंत पर रखेंगे। बिंब की स्थिति है अनंत। चलो ये रहा, सीधी लाइन खींचेंगे, प्रकाशिक केंद्र F1, 2F1, F2 और 2F2, ठीक है। सबसे पहले अनंत से है, तो अनंत से जो भी प्रकाश किरणें आती हैं वो समांतर आती है। अब अनंत पे रखा हुआ बिंब आप नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा। अनंत से जो भी प्रकाश किरणें आएगी वो क्या आती है, हमेशा एक दूसरे के समांतर आती है, और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें हमेशा फोकस से पास हो जाती है। हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं वो कहाँ से पास होती है, वो फोकस से पास हो जाती है। स्केल का यूज करके बनाना मैंने आपको बताया हुआ है कि आप क्या करोगे, प्रकाशिक केंद्र से 2 सेंटीमीटर इधर F1, 2 सेंटीमीटर इधर F2, है ना, एकदम इक्वल लेना। और फिर F1 से 2 सेंटीमीटर दूर 2F1, और F2 से 2 सेंटीमीटर दूर 2F2। तो क्या आपका जो डायग्राम है वो बहुत सुंदर और इवन लगेगा। अब यहाँ पर मेरे पास में वो स्केल वाला टूल नहीं है, ठीक है, तो इस तरीके से बनाएंगे हम, फोकस से पास हो जाएगा। यहाँ से भी जो प्रकाश किरणें समांतर आएगी मुख्य अक्ष के, वो फोकस से पास हो जाएगी। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा प्रतिबिंब है वो कैसा बना है, अत्यधिक छोटा बना है। क्या करा है, अत्यधिक छोटा बना है, ठीक है बच्चों, अत्यधिक छोटा बना है। दूसरा क्या है, कहाँ बना है ये कहाँ बना है, F2 पर बना है, F2 पर बना है। अब बच्चों ये जो F2 पर बना है इसकी प्रकृति कैसी है, देखो इसकी प्रकृति कैसी हो रही है। अब आपको पता है कि इसको प्राप्त करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, उल्टा बन रहा है क्या, ये कैसा बन रहा है, ये प्रकृति क्या है इसकी, उल्टा ही बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रकृति कैसी हो गई, वास्तविक व उल्टा, ठीक है। इसी प्रकार मैं क्या करूंगी,
अब मैं दूसरा केस लूंगी और बिंब को क्या रखूंगी, सी से परे रखूंगी, ठीक है, सी से परे रखूंगी मतलब सी से पीछे। तो ये मेरा लेंस, प्रकाशिक केंद्र F1, F2, 2F1 और ये हमारा 2F2, ठीक है। तो यहाँ पर C से परे रखूंगी ना, C से परे, अब यहाँ पर C तो होता नहीं है तो यहाँ पर 2F1 से परे रख दूंगी, ठीक है ना। जो जिसको हम दर्पण में C बोल रहे थे वहीं पर हम यहाँ पर इसको 2F1 बोल देंगे। तो 2F1 के पीछे कहीं रखा है, पहली प्रकाश किरण समांतर आएगी और F2 से पास हो जाएगी और दूसरी क्या करेगी, दूसरी आपके प्रकाशिक केंद्र से पास होती हुई जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण क्या करेगी, प्रकाशिक केंद्र से पास होती हुई जाएगी। अब ये जब प्रकाशिक केंद्र से पास होती हुई जाएगी तो जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से वापस लौट जाती है, ये अभी अभी हम पढ़ करके आए हैं। तो यहाँ पर जो मेरा प्रतिबिंब बनेगा, देखो आप बिंब को ए बी से दर्शाना और प्रतिबिंब को आप इस तरीके से दर्शा देना। ये उल्टा बना है ना, तो ये ऊपर वाला बी डैश हो जाएगा, ये डैश हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मेरा प्रतिबिंब बना है वो कहाँ बना है, प्रतिबिंब मेरा बना है, छोटा बना है एक तो, है ना। यहाँ पर जो मेरा प्रतिबिंब बनेगा वो छोटा बनेगा। स्थिति कहाँ है इसकी, F2 तथा 2F2 के बीच, F2 तथा 2F2 के बीच। और इसकी प्रकृति कैसी है, इसकी प्रकृति है वास्तविक व उल्टी, ठीक है। अब हम लेंगे तीसरा केस, बिल्कुल सेम टू सेम जो हमने अवतल दर्पण के लिए पढ़े थे ना, वही सारे के सारे हमारे उत्तल लेंस के लिए भी सेम है, बस नाम क्या हो गया, यहाँ पर C की जगह हम F2 का यूज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर थर्ड केस, नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, लाइन बहुत गंदी बनी है, थर्ड केस, ठीक है। थर्ड केस में क्या करेंगे, हम बिंब को कहाँ रख देंगे, अच्छा यहाँ पर आपका C से परे नहीं होगा ना, यहाँ पर F2 F1 से परे होगा, इसको भी ठीक कर देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा जो हमारा C था वही यहाँ पर हमारा 2F1 हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगी, बिंब को मैं रख रही हूँ 2F1 पर, ठीक है, चलो रख देते हैं 0 O प्रकाशिक केंद्र है इसको, F1 2F1 F2 2F2, ठीक है। कहाँ रखना है, यहाँ रखना है, इस तरीके से जाएगा, फोकस से पास हो जाएगा। एक हम क्या मान लेते हैं कि फोकस से जाएगा और प्रकाशिक केंद्र से पास हो जाएगा, तो ये फोकस से जा रहा है और प्रकाशिक केंद्र से पास हो जाएगा। तो जो आपका वो है, जो आपका प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, आपका प्रतिबिंब, सॉरी यहाँ लगेगा डॉट, है ना, प्रतिबिंब जो है वो आपका बन रहा है बिंब के समान आकार का, बिंब के समान आकार का, कहाँ बन रहा है, 2F2 पर बन रहा है। और इसकी प्रकृति कैसी है, वास्तविक व उल्टी, साथ साथ में बनाए, ठीक है। फोर्थ केस क्या होगा, इसको उठा करके और आगे रख दूंगी, चलो भाई उठा करके और आगे रख देते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा बिंब मैं रख रही हूँ, फोर्थ केस में बिंब को मैं रख रही हूँ 2F1 तथा F2 के बीच, ठीक है। तो यहाँ रख देंगे, ये हमारा F1, ये हमारा 2F1, ये हमारा F2 और ये हमारा 2F2, ठीक है। चलो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे, रख दिया, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, फोकस से पास हो जाएगी। एक को क्या करते हैं, एक को हम प्रकाशिक केंद्र से पास करा देते हैं। तो हमारा जो इमेज है वो कहाँ बना है, वो 2F2 के परे बना है। तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ हुआ है, तो भाई प्रतिबिंब का निर्माण हुआ है 2F2 से परे। सेम टू सेम देखो, जैसे अवतल दर्पण में अपोजिट चल रहा था ना कि ऑब्जेक्ट अनंत पर रखा है तो प्रतिबिंब फोकस में मिलेगा, ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया है तो प्रतिबिंब आपको अनंत पर मिलेगा। सेम टू सेम इसमें भी उल्टा सीधा वाला कॉम्बिनेशन है। जब आपने ऑब्जेक्ट को 2F1 से परे रखा था तो आपको प्रतिबिंब कहाँ मिल रहा था, F2 और 2F2 के बीच में। अब आपने ऑब्जेक्ट को 2F1 और F1 के बीच में रख दिया है तो आपको प्रतिबिंब कहाँ मिल रहा है, 2F2 से परे मिल रहा है। इसी प्रकार जो आपका प्रतिबिंब का आकार होगा वो क्या होगा, वो वस्तु से बड़े आकार का होगा या फिर बिंब से बड़े आकार का, बिंब से बड़े आकार का, थोड़े बड़े आकार का, अत्यधिक बड़ा नहीं है ना, थोड़े बड़े आकार का। और इसकी
प्रकृति कैसी है? प्रकृति है इसकी वास्तविक व उल्टी। ठीक है, चलो 6 केस है, अभी 4 हुए हैं, हार नहीं मानना है, अगले पे चलेंगे। अगले पे चलते हैं। अगले में क्या करेंगे हम? ऑब्जेक्ट को उठा करके F1 पर रख देंगे। क्या करेंगे हम फिफ्थ केस में? ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं हम? F1 पर। बिंब हम रख रहे हैं, बिंब हम रख रहे हैं F1 पर। तो लो भाई बना देते हैं। यहां पर ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर F1, 2F1, F2 और ये हमारा 2F2। ठीक है, ऑब्जेक्ट को रखेंगे यहां पर, ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम यहां पर। चलो ऐसे गया, ये फोकस से पास हो जाएगा। दूसरा क्या है? कर्वेचर से जाएगा तो ये इस तरीके से पास हो जाएगा। ठीक है, दोनों की दोनों जो प्रकाश किरणें हैं वो हमें कैसी प्रतीत होगी? दोनों की दोनों प्रकाश किरणें हमें कुछ इस तरीके से प्रतीत होगी। अब ये एक दूसरे के समांतर है ना, एक दूसरे के समांतर चल रही है और हमें पता है कि जो दो किरणें या फिर दो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे के समांतर होती है वो अनंत पर जाकर के कहीं मिलती है। तो पहले तो उसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, या फिर रहने दो इसको। चलो, जो जो प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर रहेंगी वो एक दूसरे से जाकर के अनंत पर मिलेगी। तो हम क्या मान सकते हैं कि जो हमारा प्रतिबिंब होगा वो कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। दूसरी चीज क्या है कि कैसा बनेगा? अत्यधिक बड़ा बनेगा, अत्यधिक बड़ा बनेगा। ठीक है, तीसरी चीज कैसी है प्रकृति होगी? वास्तविक व उल्टा बनेगा, क्योंकि अक्षांश के नीचे आ रहा है, मुख्य अक्ष के नीचे आ रहा है ना, तो वास्तविक व उल्टा बनेगा। नेक्स्ट चीज क्या है हमारे पास में? हमारा जो लास्ट केस है, सिक्स्थ केस, उसमें क्या कर दूंगी? ऑब्जेक्ट को मैं O और F1 के बीच में रख दूंगी। ठीक है, वहां पर हम P और F के बीच में रखते थे, यहाँ पर हमने जो हमारे पास में यहाँ पे पोल नहीं होता, हमारे पास में यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र होता है लेंस के केस में, तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगी? ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दूंगी बच्चों। रख दिया, यहाँ पर भी तो बनाना पड़ेगा ना रेफरेंस के लिए। 2F2 और सॉरी इधर F2 आएगा और इधर 2F2 आएगा। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, फोकस से पास हो जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो फोकस से पास हो जाएगी। चलो ठीक है, और दूसरा केस क्या लोगे? दूसरा केस आप प्रकाशिक केंद्र वाला ले सकते हो। दूसरा केस आप प्रकाशिक केंद्र वाला ले लो कि प्रकाशिक केंद्र से जा रही है तो प्रकाशिक केंद्र से ही वापस आ जाएगी, तो ऐसे जा रही है तो ये ऐसे ही वापस आ जाएगी। अब देखो ये जो दोनों प्रकाश किरणें ना पीछे से एक दूसरे से दूर जाती हुई दिख रही है। अब ये यहाँ से एक दूसरे से दूर जा रही है, मतलब यहाँ पर कहीं पर जाकर एक दूसरे से ये मिलेगी, और जिस भी पॉइंट पर जाकर के ये मिलेगी वहां पर हमारे प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो यहाँ पर जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पर जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? वो ऑब्जेक्ट के सेम साइड में बनेगा। जो यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ मिल रहा है? ऑब्जेक्ट के सेम साइड बन रहा है। और कैसा बन रहा है? सीधा बन रहा है। तो यहाँ पर हम क्या बोल देंगे कि बिंब के जिस ओर बिंब है उसी साइड बनेगा। तो बिंब, बिंब के समान साइड पर, है ना, जहां पर बिंब मौजूद है वहीं पर आपका प्रतिबिंब बनेगा। दूसरी चीज क्या है? कहां बन रहा है वो तो हमने बता दिया है। अब जरूरी नहीं है 2F2 पर बनेगा, कहीं भी बन सकता है, बस जो जिस साइड में आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी साइड में आपका यहाँ पर जो प्रतिबिंब है वो बनेगा। दूसरी चीज है कि आकार कैसा है इसका? बड़े आकार का है। ठीक है, और तीसरी चीज क्या है? इसकी प्रकृति कैसी है? तो आभासी, आभासी व सीधा। तो ये हमारे कुछ केसेस थे, ये हमारे कुछ केसेस थे जिसमें हमने देख लिया है कि उत्तल लेंस द्वारा किस तरीके के प्रतिबिंबों का निर्माण होता है। इसी प्रकार हम अवतल लेंस के लिए पढ़ लेंगे। जिस प्रकार उत्तल दर्पण के सिर्फ 2 केस थे ना, जिस प्रकार उत्तल दर्पण के सिर्फ 2 केस थे प्रतिबिंब निर्माण के, उसी प्रकार अवतल दर्पण, अवतल लेंस के, उसी प्रकार अवतल लेंस के भी सिर्फ 2 ही केसेस हैं। तो पहला केस क्या होगा? जब आप बिंब को अनंत पर रखोगे, पहला केस क्या हो जाएगा कि आपने बिंब को अनंत पर रखा है। ये प्रकाशिक केंद्र F1, 2F1, F2 और यहाँ पर 2F2। तो यहाँ पर
प्रकाश किरणें आएगी और इस तरीके से अपवर्तित हो जाएगी, है ना। और हमें लगेगा कि जो प्रकाश किरणें हैं वो इस पॉइंट से कहीं आ रही है, तो जो हमारा प्रतिबिंब है, जो हमारा प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, वो हमारा F1 पर बनेगा। साइज कैसा होगा, अत्यधिक छोटे आकार का होगा। और तीसरा क्या है, आभासी व्यय, आभासी व्यय सीधा होगा। ठीक है, उसी प्रकार हम क्या देखेंगे कि जब हम बिंब को अनंत और लेंस के बीच में कहीं पर भी रखते हैं तो उस स्थिति में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो कहीं पर भी रख दो, यहां रख देते हैं, तो यहां पर ही तो फैला देगा, हमें लगेगा कि इधर से पास हो रही होगी लाइट। और दूसरा क्या है कि प्रकाशिक केंद्र से पास कराएंगे, जिस रास्ते से लाइट जाएगी उसी रास्ते से वापस आ जाएगी। इस स्थिति में जो हमारी अपवर्तित किरणें हैं वो O तथा F1 के बीच में हमें मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो यहां पर जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा, यहां पर जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बन रहा है, F1 तथा O के बीच। आकार कैसा है, छोटा है। और प्रकृति कैसी है, आभासी व सीधा। दूसरी चीज क्या, इसमें भी हम क्या कर लेते हैं, बिंब की स्थिति नहीं लिखवाई है तो बिंब की स्थिति भी लिखवा देती हूं मैं। तो बिंब यहाँ हमारा अनंत पर पड़ा है और इस स्थिति में जो हमारा बिंब है वो अनंत तथा लेंस के बीच पड़ा है। चलो, तो ये हमारे कुछ प्रतिबिंब निर्माण के कुछ केसेस थे जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। अब हम आएंगे लेंस सूत्र पर। अब हम किस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, अब हम लेंस सूत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कोई बहुत ज्यादा बड़ी भारी साइंस नहीं है, बिल्कुल आपने दर्पण सूत्र याद करा है ना, तो बस लेंस सूत्र भी हो जाएगा। लेंस सूत्र में हम क्या करेंगे, लेंस सूत्र के अंदर हम क्या कर देंगे, जैसे आपने दर्पण सूत्र के याद करा था 1/v + 1/u = 1/f याद करा था ना, वैसे ही 1/v लेंस सूत्र दर्पण सूत्र में प्लस आता है और लेंस सूत्र में हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बस बाकी सब चीजें हमारी बिल्कुल बराबर है। ठीक है, यहां पर v क्या है, हमारा प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की लेंस से दूरी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो भी हम दूरी नापते हैं ना वो लेंस से नापते हैं, और लेंस को हम क्या मानते हैं कि वो हमारे बिल्कुल बीच वाले कार्टेशियन प्लेन पर आता है। अभी उसका बताती हूँ मैं, v क्या है, हमारी प्रतिबिंब की लेंस से दूरी। दूसरा क्या है, u क्या है, बिंब की लेंस से दूरी, ठीक है। और f क्या है, फोकस दूरी, फोकस दूरी, ठीक है। इसका आवर्धन का सूत्र भी देख लेते हैं। तो आवर्धन के हमारे पास में दो सूत्र है, आवर्धन मतलब कितना बड़ा या छोटा हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा। तो आवर्धन के दो सूत्र है, एक तो है हमारे पास में वही h'/h, जहां पर h' क्या है, प्रतिबिंब का साइज, h' क्या है, प्रतिबिंब का साइज। भाई 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, जितने का भी है वो लिख देंगे हम। और h क्या है हमारे पास में यहाँ पर, बिंब का साइज। h क्या है हमारा यहाँ पर, बिंब का साइज। चलो, एक और आवर्धन का मान है v/u। v आपका वही है
प्रतिबिंब की लेंस से दूरी और u है आपकी बिंब की लेंस से दूरी, सेम टू सेम चीज है। तो यहाँ पर आप इसको कंबाइन करके ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है, डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में सिचुएशन किस प्रकार की दी हुई है। दूसरी चीज क्या है, आवर्धन जो है आपका 1 के बराबर भी आ सकता है, 1 से बड़ा भी आ सकता है और 1 से छोटा भी आ सकता है। जब आवर्धन 1 के बराबर जब आवर्धन का मान 1 के बराबर आ रहा है, मतलब उस सिचुएशन में क्या है, बिंब का साइज जो है वो प्रतिबिंब के बराबर होगा, बिंब का साइज प्रतिबिंब के बराबर होगा। दूसरी सिचुएशन क्या है, m बड़ा आ रहा है, m बड़ा कब आएगा, देखो ऊपर क्या रखा हुआ है, ये क्या है प्रतिबिंब, ये भी क्या है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब का आकार। तो m बड़ा कब आएगा, जब प्रतिबिंब का साइज है, प्रतिबिंब की दूरी ज्यादा होगी। तो m बड़ा कब आएगा, मतलब आपकी जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी आएगी। तो m बड़ा, m इज ग्रेटर देन 1, m का मान जो है 1 से बड़ा, इसका क्या मतलब है, प्रतिबिंब का आकार बिंब से बड़ा होगा और आवर्धन का मान 1 से कम आएगा। कब कम आएगा, जब बिंब का आकार प्रतिबिंब से बड़ा हो, प्रतिबिंब से बड़ा हो। ठीक है, तो ये कुछ सिचुएशंस थी जो हमने देख ली है। अब दूसरी बात एक ये और है कि आवर्धन का मान कभी कभी आपको धनात्मक मिलता है, कभी कभी ऋणात्मक मिलता है। तो भाई आवर्धन का मान धनात्मक मिल रहा है, धनात्मक मतलब सीधा, सीधा कब मिलेगा, जब आपका जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा, आभासी व सीधा बनेगा। तो आवर्धन का मान अगर आपका धनात्मक है, मतलब आपका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आभासी व सीधा। और यही अगर आपका आवर्धन का मान ऋणात्मक है, मतलब उल्टा, ऋणात्मक मतलब गलत चीज है, तभी तो आपको ऋणात्मक मिल रहा है। मतलब जो आपका प्रतिबिंब है उसका, उसकी जो प्रकृति है वो कैसी होगी, वास्तविक व उल्टी। तो ये कुछ की पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं, वास्तविक व उल्टी। अब हम इसकी भी चिन्ह परिपाटी देख लेंगे। तो भाई जैसे हमने दर्पण में देखी थी वैसे ही हम लेंस में देख लेंगे। ये आपका कार्टेशियन प्लेन होता है ना, मुझे इसका हिंदी में नहीं पता, लेकिन ये आपके ये धनात्मक एक्स एक्सिस होती है, ये ऋणात्मक एक्स एक्सिस होती है, ये धनात्मक वाई अक्षांश, ये ऋणात्मक वाई अक्षांश। तो इस चीज को कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। हिंदी टर्म मुझे अभी इसका एग्जैक्ट याद नहीं है तो मैं गलत नहीं बोलूंगी। यहाँ पर ये मेरा ऋणात्मक एक्स एक्सिस, धनात्मक एक्स एक्सिस, ऋणात्मक वाई एक्सिस और सॉरी धनात्मक वाई एक्सिस और ये ऋणात्मक वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमने हमारा लेंस यहाँ रखा होगा। ठीक है, लेंस का जो प्रकाशिक केंद्र है ना वो इस कार्टेशियन प्लेन के ओरिजिन पर आना चाहिए। यहाँ पर जहां पर इस कार्टेशियन प्लेन के ओरिजिन आ रहा है ना 0.0 जहां पर एग्जिस्ट करता है, जहां पर इस कार्टेशियन प्लेन का 0 पॉइंट आ रहा है 0,0 वहां पर इस लेंस का प्रकाशिक केंद्र आना चाहिए। अब लेंस के दाईं ओर जो भी इमेज आपकी बनेगी, अगर आपकी इमेज लेंस के दाईं ओर बन रही है तो वो कैसी हो जाएगी, यहां पर आपका V पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, V पॉजिटिव हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट तो आप हमेशा इसी साइड रखते हो तो ऑब्जेक्ट तो बेचारा हमेशा नेगेटिव ही रहता है। और अगर आपका गलती से, मतलब कुछ कुछ केसेस में होता है कि आपका जो इमेज है, जो आपका प्रतिबिंब है वो भी इसी साइड बन रहा है, तो इस साइड जो आपका V है वो भी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट तो बेचारा ही किस्मत ही ऐसी लेकर के आया है कि इसको हमेशा ऋणात्मक ही मानते हैं हम, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम हमेशा बाईं ओर रखते हैं। तो ऑब्जेक्ट आपका, बिंब आपका हमेशा ऋणात्मक रहेगा, बिंब की दूरी जो है हमेशा आपकी ऋणात्मक रहेगी। अगर आपका प्रतिबिंब सीधा बन रहा है ना, तो उस प्रतिबिंब अगर आपका सीधा बनेगा, सीधा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, लेंस के केस में सीधा प्रतिबिंब आपका इस साइड बनेगा। अगर आपका प्रतिबिंब सीधा बन रहा है ना, तो सीधा प्रतिबिंब बन रहा है तो यहाँ पर आप क्या मान लोगे कि जो आपका H डैश है वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, और अगर आपका प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है तो आपका H जो है फिर वो नेगेटिव हो जाएगा, वो आपको फिर उसका ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ही हमारी कुछ चीजें थी जो हमने क्लियर कर ली है। अब एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि अगर आप उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं तो उत्तल लेंस के अंदर जो हमारा फोकस दूरी है, उत्तल लेंस में जो हमारा फोकस दूरी है उसको हम कैसे, फोकस दूरी को हम कैसे बताते हैं कि भाई वो पॉइंट जहां पर सारी की सारी आपतित प्रकाश किरणें
अपवर्तन के बाद में आकर के इकट्ठी होगी, वो हमारा फोकस बिंदु होगा। तो सारी की सारी किरणें इस वाले बिंदु पर आकर के इकट्ठी होती है, और ये बिंदु कहाँ आ रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर आ रहा है। मतलब उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो कैसी होगी, वो नेगेटिव होगी। और इसी तरीके से अगर हम अवतल लेंस की बात करें, तो अवतल लेंस क्या करता है, सारी की सारी प्रकाश किरणों को फैला देता है, और हमें लगता है कि ये प्रकाश किरणें कहीं इस पॉइंट से आ रही होगी, और ये क्या हो जाएगा, वो पॉइंट क्या हो जाता है, हमारे अवतल लेंस का मुख्य फोकस हो जाता है। तो यहाँ पर अवतल लेंस की मुख्य फोकस कैसी हो जाएगी, यहाँ पर अवतल लेंस की मुख्य फोकस, अवतल लेंस की मुख्य फोकस हमारी हो जाएगी धनात्मक। ठीक है, तो ये कुछ की पॉइंट्स है जिसका हमको ध्यान रखना है। लास्ट जो हमारा टॉपिक बच रहा है वो है क्षमता, या फिर अच्छा हमारे यहाँ पर पेज खत्म हो गया बच्चों, नया पेज लेना पड़ेगा हमें, एक सेकेंड। चलो वैसे एक में काम हो जाएगा हमारा, लास्ट टॉपिक ही चल रहा है छोटा सा वो भी। आप दूसरा क्या है हमारा, पावर। पावर मतलब क्या होगा, क्षमता हो जाएगी। लेंस की पावर को हम लेंस की क्षमता भी बोलते हैं। तो लेंस की क्षमता को हम डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पर, लेंस की क्षमता किसी लेंस द्वारा, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारित तथा अपसारित करने की योग्यता। अपसारित तथा किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारित या फिर किसी प्रकाश किरणों का अभिसारण या अपसारण, अपसारण मतलब फैलाना है ना, अपसारण अपसारण करने की मात्रा, कि कितना ज्यादा वो लाइट रे को इकट्ठा या फैला रहा है। अपसारण करने की मात्रा या डिग्री है ना, अपसारण करने की मात्रा उस लेंस की क्षमता कहलाती है, उस लेंस की क्षमता कहलाती है। ठीक है, इसका जो सूत्र है वो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल्स टू 1/f, जब आप फोकस दूरी को मीटर में रख रहे हो। अगर यही आप फोकस दूरी को सेंटीमीटर में रखोगे तो आपको ये सूत्र रखना पड़ेगा। इस चीज का खास ध्यान रखें, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, आंसर गलत आता है। अगर आपकी पावर पॉजिटिव है, अगर आपकी पावर पॉजिटिव है, तो पावर पॉजिटिव कब आएगी, पावर पॉजिटिव उस लेंस के लिए आती है जिसकी फोकस दूरी भी पॉजिटिव हो। तो हमने क्या देखा है, किस लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव है, तो भाई अवतल लेंस की। अगर आपकी पावर पॉजिटिव आ रही है मतलब लेंस कैसा है, लेंस है आपका अपसारी लेंस, फैला रहा है, अपसारी लेंस या फिर अवतल लेंस। और यही अगर आपका पावर का जो मान है, जो भी आपके लेंस की क्षमता आ रही है वो ऋणात्मक आ रही है, मतलब आपका लेंस कैसा है, अभिसारी लेंस है, अभिसारी लेंस है। अभिसारी लेंस यानी कि उत्तल लेंस। तो यहाँ पर बच्चों ये हमारे कुछ की पॉइंट्स थे, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें इस चैप्टर से रिलेटेड थी वो सारी की सारी हमने इस वीडियो में अपवर्तन वाले सेक्शन से कवर कर ली है। उम्मीद करती हूँ आपको आज के लेक्चर में मजा आया होगा, आपका पूरा का पूरा रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से हुआ होगा। मिलते हैं आपसे बच्चों किसी और लेक्चर के वन शॉट में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए, बाय बाय।